अर्ज़ वतन को एक बार फिर मेरी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। एक स्नाइपर बनकर दुश्मनों पर कहर ढाने के बाद मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अहम मिशन के लिए चुन लिया गया है। मैं एक माहिर निशानाबाज पायलट की तरबियत हासिल कर चुका हूँ। सिक्योरिटी की बिना पर मेरा नाम बदल कर तैमूर रख दिया गया है। पेशे खिदमत है स्नाइपर 3.0। उकाबी रूह जब बेतार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। 8 घंटे की तवील फ़्लाइट के बाद तैमूर बैरूत पहुंच चुका था। लुबनान का दारुल हुकूमत बैरूत अरब दुनिया का साबका तिजारती मरकज़ था और लुबनान की खाना जंगी से कबल ये शहर मशरिक़ वस्ता का पेरिस कहलाता था। सन 2005 में इसराइल की शहर पर बमबारी और फिर में साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक हुरैरी की हलाकत के बाद शायद खाना जंगी और यहूदियों के जुल्म का शिकार बैरूत माजी की शान व शौकत खो चुका है और हालिया सालों से तामीर नौ के मराहिल से गुज़र रहा है। बैरूत शहर ने हर तरह की तबाही का डट कर सामना किया है। ज़लज़ले, जंगें और बैरूनी हमले सभी देखे हैं। हर बार मशरिक़ वस्ता का हीरा नई आन बान के साथ फिर चमकने लगता है और यही इन दुश्मन अनासिर को अच्छा नहीं लगता। बैरूत के खुफिया अड्डे पर लुबनान हुकूमत ने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए एक महंगे और जदीद तरीन स्पाई जहाज़ का इंतज़ाम किया था, जो तमाम सहूलियात से लैस एक ख़तरनाक जेट है जिसे वार्निंग स्टार के नाम से पुकारा जाता है। और तैमूर को ये जहाज़ लेकर सऊदी अड्डे पर रिपोर्ट करनी थी। एयरपोर्ट से निकलकर वो बाहर आया। तेज़ चमकती धूप और गर्म झुलसा देने वाली लू ने तैमूर का इस्तकबाल किया। प्लान के मुताबिक वो दानी तरफ चलना शुरू हुआ। इसका स्पोर्ट बैग इसे कंधों पर लटक रहा था। इसके अलावा इसके पास कोई और सामान नहीं था। तकरीबन 25 मिनट चलने के बाद इसे एक नीली गाड़ी नज़र आई जिसमें एक 20 साला मकामी नौजवान सफ़ेद शर्ट पर सुर्ख टाई लगाए बैठा हुआ था। ईगल इज़ हेयर, तैमूर ने जवाब दिया। कोर्स का तबादला हो चुका था। इस जवान ने गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक किया और तैमूर के बैठते ही गाड़ी पूरी रफ्तार से शहर के नवाही इलाके की तरफ रवाना हो गई, जहां पहाड़ियों के पीछे खुफिया अड्डे पर वार्निंग स्टार अपने मालिक तैमूर का इंतज़ार कर रहा था। तैमूर और वो जवान खामोशी से सफ़र कर रहे थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। जवान ने एक सीधे कच्चे रास्ते पर गाड़ी डाल दी थी जो एक सुरंग पर जाकर ख़त्म हुआ। अब गाड़ी सुरंग में दौड़ती ही थी कि देखते ही देखते वो पहाड़ के पार निकल आए थे। ये एक छोटी छावनी थी पैड के साथ। तैमूर गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा। सामने ही एक उधेड़ उमर आदमी इसके इस्तकबाल को खड़ा हुआ था। वेलकम लेफ्टिनेंट, इसने तैमूर का इस्तकबाल किया। तारुफ के बाद वो तैमूर को लेकर फ्लाइंग पैड पर आया, जहां सुरमई रंग का उकाब जैसा खूबसूरत जहाज़ शान से खड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट, ये है वार्निंग स्टार, जो किसी ज़माने में अमेरिकन जासूसी तैयारे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये इसकी जदीद शक्ल है। इसमें कैमरे, रडार्स के साथ साथ मशीन गन्नें भी फिट हैं। ये आसानी 20,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और इसे लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पानी में भी लैंड कर सकता है और पहाड़ों पर भी बआसानी उतारा जा सकता है। इसके अंदर मखसूस मकनातीसी निज़ाम है जिसकी वजह से इसे दुश्मन का रडार ट्रेस नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें खुश्क दूध, चाय और खुराक के डिब्बे भी हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम तैयार हो लेफ्टिनेंट? इस आदमी ने पूछा। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों वार्निंग स्टार के पास आ गए। लेफ्टिनेंट, इसकी स्क्रीन पर हाथ रखो। तैमूर के हाथ रखते ही इसका विजुअल रिकॉर्ड हो गया। लेफ्टिनेंट, अब ये स्टार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट से स्टार्ट होगा। तुम्हारे अलावा इसे कोई ऑपरेट नहीं कर सकेगा। तैमूर उछलकर स्टार में सवार होकर अंदर बैठकर हेलमेट पहनने लगा और बड़े प्यार से स्टार के योग को हाथ लगाया, जिससे स्टार में ज़िंदगी की नई उमंग आ गई थी। तमाम स्क्रीन रोशन हो गई थी। इंजन स्टार्ट हो चुका था। तैमूर ने अल्लाह का नाम लिया और स्टार को सीधा ऊपर की जानिब उठाया। देखते ही देखते स्टार ऊपर उठा और फिर जन से फ़ज़ा में गायब हो गया। तैमूर वार्निंग स्टार को लेकर सऊदी अड्डे पहुंच चुका था। कर्नल शाहिद भी आ चुके थे और अब तैमूर को इलाके का नक्शा और इसका काम समझा दिया गया था। तैमूर, तुम्हारा नाम आज से ईगल है। रिमेंबर दैट, कर्नल ने कहा। तैमूर उर्फ ईगल को इसराइली शरपसंद अनासिर के तरबीती कैंप्स को तबाह करना था और इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखनी थी। एक रात आराम करके वो सर पर कफन बांधे इस ख़तरनाक मुहिम पर रवाना हो चुका था। वो वार्निंग स्टार में बैठकर आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ
गज़ा के बॉर्डर के ऊपर मंडला रहा था। जहाज़ के सारे कैमरे और सेंसिस इस मुतनाज़ इलाके की स्क्रीनिंग कर रहे थे। तैमूर बहुत गौर से स्क्रीन पर उभरने वाले इमेजेस को देख रहा था। जहाज़ को 90 के एंगल पर इसने सीधा उठाया और बुलंदी पर ले जाकर स्टिल कर दिया। अब वो कोर्स टू कोर्स कर्नल को रिपोर्ट दे रहा था। सर, ये एक बहुत बड़ा और जदीद कैंप है। ऊपर से इसके इमेजेस अच्छे नहीं आ रहे। मैं रात होते ही किसी महफूज मकाम पर लैंड करके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ और इनके दरमियान बेस बदल कर रहते हुए इस बेस का नक्शा और मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तैमूर ने अपना प्लान बताया। ओके ईगल, गुड प्लान। एहतियात से इनके दरमियान घुस जाओ और जब भी कोई ख़तरा महसूस करो फ़ौरन निकल कर फ्लाई कर जाना, कर्नल ने हिदायत दी। वार्निंग स्टार आसमान की बुलंदी पर स्टिल खड़ा था। इसे ऑटो मोड पर लगाकर तैमूर ने पीछे मुड़कर एक छोटे से खाने नुमा खला से मेकअप बॉक्स निकाला और इससे अपना हुलिया बदलने लगा। ये एक यहूदी का रूप धारना चाहता था। सबसे पहले इसने स्प्रे उठाकर सर के बालों पर स्प्रे करना शुरू किया। ये ब्लॉन्ड हेयर स्प्रे था, सुनहरे बाल, जिसका असर एक हफ्ते तक रहता था। फिर बड़े एहतियात से इसने अपने भवों और पलकों पर स्प्रे किया। तकरीबन 10 मिनट बाद इसके बाल और पलकें बिल्कुल सुनहरी अंग्रेज़ों जैसी हो चुकी थीं। अब इसने नीले रंग के लेंस निकाल कर आंखों में लगाए। अब वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। अपने हुलिये से बिल्कुल मुतमिन होने के बाद अब वो पहाड़ियों में कोई महफूज जगह ढूंढने में लगा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वो वार्निंग स्टार को एक पहाड़ी के गार में उतार चुका था। अब पैदल गज़ा की इसराइली पट्टी की तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचकर इसे कई जवान टोलियों की सूरत में नजर आए। वो नज़र बचाकर इनमें शामिल हो गया और अब एक आदमी का शिकार करके इसका यूनिफॉर्म पहन चुका था और इसे मारकर चेहरा मसक करके इसे अपने कपड़े पहनाकर पास बहते दरिया में डालकर दोबारा सर को कैप से ढके इसराइली फौजियों में शामिल हो चुका था और अब वो कैंप के अंदर था। टॉम बहुत देर से कर्नल की गाड़ी का पीछा कर रहा था और इनके पीछे पीछे ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। अब बड़ी महारत से अखबार की आड़ से इन दोनों बाप बेटी की गुफ्तगू सुन रहा था। एमल के गिलगित जाने का सुनकर वो तेज़ी से हटा और काउंटर की जानिब गया। इसे हर सूरत एमल को एयरपोर्ट से अगवा करना था। इसने एहतियातन मुंह बोले दाम देकर गिलगित का टिकट ख़रीदा। फिर आकर शाम को कॉल की मगर सारी तफसील बताई। सैम, हमारा टारगेट गिलगित जा रहा है। मैं इसे प्लेन में बोर्ड होने से पहले ही किडनैप कर लूँगा, लेकिन तुम किसी लड़की को इस स्कूल में एमल बनाकर भेजो। इस तरह 3 हफ्ते तक कर्नल समझेगा इसकी बेटी ट्रेनिंग ले रही है और हमें वक्त मिल जाएगा इस लड़की को इसराइल पहुंचाने और इसकी वीडियो बनाने का। फिर हम अच्छी तरीके से इस कर्नल को ब्लैकमेल करके ना सिर्फ पीछे हटने पर मजबूर करेंगे बल्कि इसकी कैद में मौजूद अपने साथियों को भी छुड़वा लेंगे। टॉम ने अपना शैतानी प्लान बता दिया था। फ़्लाइट अनाउंसमेंट हो चुकी थी। टॉम बड़े इत्मीनान से अपनी जेब थपथपाता अंदर की जानिब बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद इसे एमल नज़र आ गई। कमर पर डोरी से बैग कसे हुए ब्लैक जीन्स पर आसमानी कुर्ता और गले में मफलर, पैरों में जागर्स पहने सिल्की बालों की ऊंची पौनी बनाए गुड़िया सी एमल इसकी नज़रों के ऐन सामने थी। वो एमल के करीब आकर एकदम लड़खड़ाया और बिजली की तेज़ी से अपनी जेब से क्लोरोफार्म में भीगा रुमाल एमल के नाक से लगा दिया। वो नाजुक सी लड़की बेहोश हो चुकी थी। टॉम ने बड़े आराम से अपनी जैकेट उतारकर एमल के मुंह पर डाली और फिर इसे ऐसे अपने सहारे के साथ चलाने लगा जैसे वो कोई बहुत ही मोहब्बत करने वाला जोड़ा हो। बाहर निकलते ही आसपास देखते हुए इसने बेहोश एमल को कंधे पर उठाया और दौड़ता हुआ अपनी वैन तक ले गया। एमल को पिछली सीट पर डालकर इसने डिग्गी से एक बॉक्स निकाला और इसे लेकर बेहोश एमल के पास आया। बॉक्स के अंदर नींद का एक इंजेक्शन था जिससे 48 घंटों तक एमल को होश नहीं आ सकता था। इसने एमल का बाजू पकड़कर आस्तीन ऊपर की और इंजेक्शन लगा दिया। अब वो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और वैन पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। 8 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। रात का स्याह अंधेरा अपने पर फैला चुका था, पर टॉम तुंदही से पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहा था। इसे सुबह होने से पहले पहले बॉर्डर पार करना था, जहां शाम अपनी हेलीकॉप्टर के साथ इनका इंतज़ार कर रहा था। इसका सर भारी हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर वो बिल्कुल ब्लैंक दिमाग के साथ बैठी रही।
फिर इसे याद आया कि वो तो एयरपोर्ट पर थी। एक झटके से इसने उठना चाहा पर उठ नहीं पाई। इसकी बेल्ट बंधी हुई थी। अब इसने गौर किया तो समझ में आया वो एक हेलीकॉप्टर में थी और आगे 2 अफराद बैठे बातें कर रहे थे। वो गौर से इनकी बातें सुनने लगी। सैम, तुम आराम से इस लड़की को देखना, बहुत ही खूबसूरत है ये कर्नल की बेटी। मत पूछो किस तरह खुद पर काबू रखकर इसको यहाँ तक लाया हूँ। टॉम मेरे दोस्त, मैंने भी यही सुना है कि इनकी पाकीज़गी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। फ़लस्तीनी लड़कियाँ तो बहुत चखलीं। अब इस कर्नल की बेटी का मज़ा लूँगा। वैसे ये अब तक होश में क्यों नहीं आई? 48 घंटे तो हो चुके हैं तुम्हारे इंजेक्शन को, सैम ने पूछा। सुबह होने ही वाली है, कैंप पहुँचने के बाद होश में आ जाएगी। पहले क्लोरोफार्म दिया था, फिर इंजेक्शन। नाजुक सी तो है, लगता है डोज ज़्यादा हो गई है, टॉम ने जवाब दिया। इन दोनों की बातों को सुनकर एमल के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अगवा हो चुकी थी, लेकिन वो एक मजबूत आसाब की मालिक लड़की थी। इसने सोच लिया था कि इन लोगों को जो इसे तरने वाला समझकर उठा लाए थे, वो इन्हें लोहे के चने चबवा देगी। बता देगी कि पाकिस्तान की बेटियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होती, बल्कि वक्त आने पर फौलाद जैसी साबित भी होती हैं। दिन का उजाला फैल रहा था। कॉप्टर इसराइली हदूद में दाखिल हो चुका था। इसका रुख गज़ा की जानिब था। गज़ा फ़लस्तीन का एक इलाका है जिसकी सरहद मिस्र से मिलती है। इस इलाके को इसराइल ने घेरे में ले रखा है और आज भी इधर खून का बाजार गर्म है। फ़लस्तीन के मैसूर इलाके गज़ा की पट्टी से सिर्फ सदमों की खबरें आती हैं। इसका दूसरा नाम सदमों की जगह है, जहां एमल को ले जाया जा रहा था ताकि इसके बाप को ब्लैकमेल करके फौजी राज उगलवाए जाएं और अपने मैसूर साथियों को छुड़वाया जा सके। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों से घिरी वादी में पहुंच चुका था और अब नीचे की तरफ हेलीपैड पर लैंड कर रहा था। एमल ने अपनी आंखें बंद रखकर बेहोश रहने का फैसला किया। पहले वो हालात का जायज़ा लेना चाहती थी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, माना कि वो ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत थी और निशानेबाजी में भी माहिर थी, पर लड़ना इसे नहीं आता था। इसीलिए तो कर्नल इसे डिफेंस स्कूल भेज रहे थे, मगर अब ये उस्तादा इसे इन हर सूरत इन लोगों के चुंगल से बचकर निकलना था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांग रही थी। तभी एक झटका लगा। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका था। हेलीपैड पर लैंड साँपते ही सैम और टॉम जंप लगाकर नीचे उतरे। सैम, तुम अंदर चलो, इस लड़की को मैं बैरक में लेकर आता हूँ, टॉम ने कहा। बैरक नहीं, ऐसा करो अभी इसे सेल में बंद कर दो। मैं पहले हेडक्वार्टर इतला कर दूँ, फिर इस लड़की पर काम करते हैं, सैम ने हिदायत दी। टॉम ने कॉप्टर के पीछे कॉकपिट खोला और बेहोश बनी एमल की बेल्ट खोलकर इसे बड़ी बेदर्दी से खींचकर अपने कंधे पर डाला। तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए एमल ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख का गला घोंटा। पौनी में बंधे एमल के बाल टॉम की पुश्त पर झूल रहे थे। वो इसे लेकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में मौजूद ट्रेनिंग करते इसराइली जवान इसे सैल्यूट कर रहे थे और हैरत से इसके कंधे पर झूलती लड़की को देख रहे थे। ग्राउंड क्रॉस करके टॉम अंदर बने बड़े सेल की जानिब बढ़ा। दीवार में नस्ब कंप्यूटर को अपनी शनाख्त करवाई और अंदर दाखिल हो गया। ये एक सेल था, मुकम्मल सफ़ेद दरो दीवार, बीच में पड़ा एक स्ट्रेचर नुमा सफ़ेद बेड और एक सफ़ेद कुर्सी। चारों तरफ चुंदिया देने वाली रोशनी। इस सेल में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। टॉम ने एमल को बेड पर लिटा दिया। चंद लम्हे वो बेहोश पड़ी एमल को देखता रहा, फिर बड़ी बेखुदी से इसके करीब आया और चेहरे पर आई लट को अपनी उंगली से हटाया। अब एमल का खूबसूरत चेहरा इसके सामने था। गुलाबी चेहरा, घनी पलकें, कुदरती सुर्ख होंठ। टॉम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। वो इसे छूना चाहता था। सैम से पहले खुद इस लड़की को महसूस करना चाहता था। इससे पहले कि वो झुककर अपनी ख्वाहिश पूरी करता, तेज़ सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से सीधा खड़ा हुआ और दौड़ते हुए बाहर निकल गया। स्नाइपर तैमूर, जो कि अब पायलट है, रात के अंधेरे में बासानी यहूदी फ़ौजी के रूप में कैंप में दाखिल हो चुका था।